चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सिर्फ थेरी आता है। इसके अंदर प्रैक्टिकल आने के चांसेस बहुत कम है, आएगी नहीं। आई डोंट नो किस तरह का प्रैक्टिकल इसमें आज तक पूछा नहीं गया है। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने का पर्पस क्या था कि बहुत सी बार कंपनीज़ क्या करती है, कंपनीज़ में भैया शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत सी बार जो कंपनीज में गड़बड़ होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो फ्रॉड होता है वो क्या करते हैं ये लोग कि भैया आपका जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है कंपनी में, वो क्या करते हैं रिलेटेड पार्टी यानी कंपनी से रिलेटेड लोगों के साथ डील करते हैं। सपोज़ किसी से माल ख़रीद लिया, किसी को माल बेच दिया, और कंपनी का माल क्या करते हैं, सपोज़ एक चीज़ है जो मार्केट में 100 रुपये में मिलती है, तो वो क्या करते हैं कंपनी वो रिलेटेड पार्टी से ख़रीदती है 200 रुपये में और इस तरीके से रिलेटेड पार्टी को फ़ायदा पहुँचाती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे शुरुआत की ईयर्स में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, बट धीरे धीरे ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है और धीरे धीरे इसका दिवाला निकल जाता है। पैसा किसका जाता है, छोटे मोटे लोगों का जाता है। और ये लोग तो क्या करते हैं, जो परचेस करते हैं वो हाई रेट पे परचेस कर लेते हैं, तो इवेंचुअली जो भी माल होता है वो माल भैया जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उस कंपनी को जाता है, अल्टीमेटली दूसरी कंपनी को। तो देखो क्या होता है कि भैया सपोज़ ये कंपनी है, मेरी कंपनी है, केशव कालानी एक कंपनी है, और मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका नाम रखा है के एंड कंपनी। ये के एंड कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा है, बहुत सारे छोटे मोटे लोगों का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है इससे माल बेचता हूँ, इसको माल सेल करता हूँ जो कि मार्केट में 100 रुपये का होगा, तो मैं सेल करता हूँ 200 रुपये में, सेल करता हूँ 200 रुपये में। अब होगा क्या, 200 रुपया भैया 200 रुपये में सेल किया, 200 रुपया इससे इसको ट्रांसफ़र हो जाता है, करेक्ट। और ये कंपनी में क्या होता है, परचेस कॉस्ट हाई हो जाती है, परचेस कॉस्ट हाई हो जाती है, ये कंपनी लॉस मेकिंग हो जाती है, और धीरे धीरे ये पूरा पैसा इस कंपनी में ट्रांसफ़र करके मैं इसका मालिक होता तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, करेक्ट। तो ये सब फ्रॉड प्राइवेट लिमिटेड में होते थे, ये सब फ्रॉड प्राइवेट लिमिटेड में होते थे। तो इससे बचने के लिए कंपनी एक बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बोलता है कि जो भी रिलेटेड पार्टी है, तो रिलेटेड पार्टी से आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्टिव, साथ साथ में लिखते जाइए ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, डिस्क्लोजर ऑफ, आई डोंट नो मेरा पेन क्यों गड़बड़ चल रहा है, लिखिए जब तक आप। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है डिस्क्लोजर ऑफ ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप and second is a transaction between एंटिटी यानी मेरी जो कंपनी है एंड रिलेटेड पार्टी, कंपनी और रिलेटेड पार्टी के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और कौन कौन सी हमारी रिलेटेड पार्टी, इसका डिस्क्लोजर, ये दो चीज़ें की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। अब भैया सबसे पहले हु आर रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी कौन होती है, लिखिए रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है रिलेटेड पार्टीज, इसके अंदर ए लिखिए एंटरप्राइज डेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल, एंटरप्राइज डेट डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली controls or are controlled मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा हूँ और आर अंडर अ कॉमन कंट्रोल। भैया बहुत कंट्रोल बार बार हो रहा है, एक बार मतलब तो बता दो। देखो, विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटाइटी। तो सपोज एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, मेरी कंपनी है के करेक्ट। मैं अगर किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, करेक्ट, सपोज मैं ए को कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा हूँ या मैं और वो जो दूसरी कंपनी है ए, हम दोनों कंपनी को कोई एक कॉमन कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो हम दोनों भी कौन हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। मैं किसी को कंट्रोल हो रहा तो हम दोनों भी कौन हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। और अगर मुझे कोई कंट्रोल करे तो हम लोग भी कौन हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। पहला यही मतलब है पहले लाइन का। एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर अ कॉमन कंट्रोल विथ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बी, associates or joint venture of reporting enterprise or invested party, associates or joint venture of reporting enterprise or invested parties in respect of which reporting enterprise is an associate or joint venture। तो भैया मैं जिन कंपनी का एसोसिएट हूँ या मैं जिन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में हूँ वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई। करेक्ट। मेरी जो जॉइंट वेंचर है या मेरी जो एसोसिएट है वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई, या मैं जिनका एसोसिएट हूँ या मैं जिनका जॉइंट वेंचर हूँ वो भी रिलेटेड पार्टी हो गई है। पहली चीज़ आपने बोला, एक है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है या किसी को कंट्रोल करती है, अंडर कॉमन कंट्रोल होती है। दूसरा है एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज और इन्वेस्टेड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। तीसरा, अब तो हो गई कंपनी की बात, फर्म्स की बात। तीसरी बात होगी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल्स ओइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट, लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज में होल्ड करते हैं। इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज which gives them control or significant influence over the enterprise and relative of such individuals। करेक्ट। तो मैंने क्या बोला बेटा? पॉइंट नंबर 3 आपने बोला भैया इंडिविजुअल्स owing directly or indirectly an interest in the reporting enterprise which gives them control or significant influence over the enterprise and relative of such individuals। तो तीसरा हो गया भैया आपका इंडिविजुअल वाला कैटेगरी। चौथा KMP, that is the key managerial person or relative of KMP। हुआ था KMP कंपनी का MD, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के सेक्रेटरी, CFO। करेक्ट। पॉइंट नंबर E, एंटरप्राइज ओवर विच person describe in C और D, यानी इंडिविजुअल या KMP is able to exercise
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ऑफ डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर एंड एंटरप्राइज इन विच KMP इज कॉमन विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब क्या हो गया भैया, फर्स्ट केसेस भैया मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ या कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है तो हम लोग रिलेटेड हो गए। हम दोनों को मिलकर कोई एक तीसरा पार्टी कंट्रोल कर रहा है तो भी हम लोग रिलेटेड हो गए। कोई एसोसिएट है या कोई जॉइंट वेंचर है मेरी, या मैं किसी का एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हूँ तो भी हम रिलेटेड हो गए। तीसरा है इंडिविजुअल जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी में, और ऐसे इंडिविजुअल के रिलेटिव ये भी हो गए। KMP या KMP के रिलेटिव ये भी हो गए आपके रिलेटेड पार्टी। और आखिरी है एंटरप्राइज इन विच इंडिविजुअल या KMP, करेक्ट। देखो सपोज एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या हो रहा है, डायरेक्टर खुद तो KMP आ गया तो रिलेटेड पार्टी हो गया। बट डायरेक्टर अगर किसी कंपनी का या किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर है तो क्या वो फर्म भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी? हाँ, ये काम में जाएंगे पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, एंटरप्राइज ओवर विच पर्सन डिस्क्राइबिंग C और D इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज इन विच डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर और एंटरप्राइज इन विच KMP इज कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, लिखिए एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन है भैया? पहला, डायरेक्टर इन कॉमन। अब बहुत सी कंपनी क्या करती है, रतन टाटा को, बहुत सी कंपनी अमिताभ बच्चन को अपना एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाती है भैया नाम के लिए कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ बच्चन हैं, करेक्ट। तो ऐसी कंपनी अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर बनाती है। तो अगर दो कंपनी में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर है और अमिताभ बच्चन का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है नाम मात्र, तो क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस है? द आंसर इज नो। तो क्या ऐसे पार्टीज भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी? द आंसर इज नो। सेकेंड, बी, सिंगल कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट। यानी भैया मैं मेरा माल जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अमरावती में एमआई का डीलरशिप है उसका, और सेम एक कंपनी है अकोला में, उसका भी एमआई का डीलरशिप है। हम दोनों माल किसे खरीदते हैं? एमआई इंडिया से खरीदते हैं। हमारा सप्लायर कौन है? एक ही सप्लायर है। तो क्या हम रिलेटेड पार्टी हो गए? मैं अमरावती वाला और नागपुर अकोला वाला? द आंसर इज नो। उसके बाद प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियंस और पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर मेरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज़, इन वाले लोगों से मेरा कुछ रिलेशन है, वो भी कॉमन लोग रहते हैं, क्या वो हमारे रिलेटेड पार्टी हो गए? द आंसर इज नो। ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस। आगे, नो डिस्क्लोजर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जब एक कंपनी में दूसरी कंपनी 51% से ज़्यादा होल्डिंग करती है, तो ऐसी कंपनीज का, देखो सपोज एक कंपनी है ए और एक कंपनी A1। ए कंपनी ने A1 कंपनी में 51% होल्ड किया हुआ है, तो इनकी कितनी बैलेंस शीट बनेगी? इनकी टोटल 3 बैलेंस शीट बनेंगी। एक बनेगी बैलेंस शीट ए की, जिसको बोलेंगे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनेगी A1 की, जिसको भी बोलेंगे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। और एक बैलेंस शीट बनेगी A + A1, जिसको बोलेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। समझ में आया? नो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन एंटरप्राइज एंड ट्रांजेक्शन विथ अदर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। तो हमारा एक्सचेंज में क्या हो गया? 3 एक्सचेंज हमने देखे। पहला देखा डायरेक्टर कॉमन है, दूसरा हमने देखा सिंगल कस्टमर है, सप्लायर है, फ्रेंचाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो नहीं आएगा। अगर हम लोग पब्लिक यूटिलिटीज़ यूज़ करें, ट्रेड यूनियंस या पब्लिक यूटिलिटी यूज़ करें, तो भी हम लोग नहीं होंगे। चौथा और पाँचवा क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन, यानी A1 से जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन आप रिलेटेड पार्टी को नहीं बोलोगे।
और उसके बाद क्या बोला हुआ है, नो डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज एंड ट्रांजेक्शन विद अदर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज बोले तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अगर कोई एक एंटरप्राइज कंट्रोल किया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कोई दूसरी एंटरप्राइज कंट्रोल किया हुआ है, बराबर, तो भैया दोनों भी किसी एक आदमी के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, बट अगर इनमें आपस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो क्या उसको भी रिपोर्ट करना जरूरी है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बराबर। अब सबसे पहले जब से हमने बात की कंट्रोल की बात की ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझने वाले हैं। हमने बात की सबसे पहले कंट्रोल की, हम अभी तक बात कर रहे थे भैया कंट्रोल। कंट्रोल भैया कितने प्रकार से आता है? कंट्रोल होता है भैया 3 प्रकार से। पहला होता है ओनरशिप, पहला होता है ओनरशिप। अगर मैं मोर देन 1/2 शेयर होल्ड करता हूँ, मोर देन 50% शेयर होल्ड करता हूँ, तो मेरा कंट्रोल हो गया। या दूसरा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, यानी सपोज कंपनी में 5 डायरेक्टर, 5 में से 4 डायरेक्टर मेरे हैं, मेरे आदमी लोग हैं, तो भैया डायरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? मैं कंट्रोल करता हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन क्या होगा? मेजोरिटी से होगा, और मेजोरिटी किसकी है? मेरे डायरेक्टर्स की है, तो भी भैया मेरा कंट्रोल स्थापित हो गया। या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, या मेरा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में, तो हमारा क्या हो गया? ये इसको बोलेंगे कंट्रोल। उसके बाद है भैया रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड आ रहा, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है भैया, बता दीजिए फटाफट। रिलेटिव बोले तो सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एंड स्पाउस। यानी अगर ये मैं हूँ तो मेरे में स्पाउस इंक्लूड हुई मेरी, बराबर। मेरे नीचे सन और डॉटर, ऊपर मदर एंड फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम सब क्या हो गए? रिलेटिव हो गए। अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पे था, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोले तो 20% और मोर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोले तो 20% और मोर, इसको बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब भैया वाई, एक क्वेश्चन आता है, वाई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नेसेसरी क्यों है? तो उसका एक आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। ये इसको आप बोल सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। क्यों इशू हुआ? लिखिए, विदाउट द डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, without the disclosure of related parties, it is generally presumed that all the transactions are on arm length price. Without the disclosure of related parties, it is generally presumed that all the transactions are on arm length price. भैया आर्म लेंथ प्राइस क्या होती है? आर्म लेंथ प्राइस ये होती है कि जो दो अननोन व्यक्ति होते हैं, आर्म लेंथ यानी मेरी जो दो मेरे हाथ है उनको बोलेंगे हम आर्म। तो हम दोनों में एक आर्म का दूरी है, हम एकदम क्लोजली रिलेटेड नहीं, हम लोग अननोन व्यक्ति हैं। तो हम ये जनरली प्रिज्यूम करते हैं कि कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है
वो आर्म लेंथ प्राइस पे हो रहा है ना, ऐसे प्राइस पे जो भैया आप नज़दीक वाले को जिस प्राइस पे सेल करते हो उस प्राइस पे नहीं हो रहा है। तो ये जनरल हमारा परसेप्शन है। बट ड्यू टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इट इज़ पॉसिबल दैट transaction executed may be not same as जनरल ट्रांजेक्शन, बट अगर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज हुई तो ये शक हो सकता है हमको, या आपको शक हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी से हमने जो ट्रांजेक्शन किए है वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं किए। समटाइम्स रिलेटेड पार्टी इन्फ्लुएंस something sometimes related party influence something or refrain the reporting enterprise from doing something। कभी कभी रिलेटेड पार्टी इस कंट्रोलिंग एंटरप्राइज को, इस कंपनी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए मजबूर कर सकती है। समटाइम्स ट्रांजेक्शन अकर्स ओनली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। कभी कभी ट्रांजेक्शन सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारा कोई रिलेशन है, ऑन पेपर ही ट्रांजेक्शन होता है, फिजिकली कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, और ऐसे ही जगहों पे बहुत झोल होने के चांसेस होते हैं, इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नेसेसरी है। हमको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोजर करनी है? लास्ट पॉइंट डिस्क्लोजर, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है बेटा? भैया दो चीज़ें हो सकती है, व्हेन नो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या डिस्क्लोज करना है? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड, जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, जब ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करते हैं तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है? नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ द रिलेशन, जो पहले इसमें दिया है वही देना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसा ट्रांजेक्शन किया, सेल किया, परचेज किया, जॉब वर्क करवाया। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। एनी अदर एलिमेंट ऑफ द related party transaction necessary for an understanding, any other element of related party transaction necessary for understanding। जैसे कि भैया असेट ट्रांसफ़र किया हमने एट अ प्राइस मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टर्म्स पे जो प्राइस पे आप जो ट्रांसफ़र करते हो उसके अलावा कोई ऐसे प्राइस पे ट्रांसफ़र किया जो कुछ अलग है। प्रपोर्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग आइटम्स पर्टेनिंग टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना लेना बाकी है, ये सब भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट्स रिटर्न ऑफ एंड रिटर्न बैक, कितना पैसा हमने राइट ऑफ कर दिया होगा या कितना पैसा हमने रिटर्न बैक कर दिया, ये भी हमको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। टोटल कितने डिस्क्लोजर है? 7। कितने हैं? 7। 7 में पहला क्या है? नेम, सेकेंड क्या है? नेचर, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशन, कैसा रिलेशन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना बड़ा है, बाकी कोई चीज़ें जो समझने के लिए ज़रूरी है, एनी अदर एलिमेंट्स जो कि समझने के लिए ज़रूरी है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और कितना अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया या रिटर्न बैक कर दिया, ये भी हमको समझना ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना ही आपको समझना है, बहुत छोटा सा प्यारा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1920, 22, 24, 26 एंड 29, ये 6 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बहुत थोड़े टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा इनको करेक्ट। जो इजी वाले थे वो अभी ख़त्म हो चुके हैं,